मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे पैट 2023 में ये 10 जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं लास्ट ईयर्स के, मैंने लिखा जीएस जीके सॉल्यूशन, ये पार्ट 3 पर मैं बात करूंगा। पैट सीरीज पर मैंने पहले भी इस सीरीज पे आपसे चर्चा की है। मैं पहले पुराने क्वेश्चन पर चर्चा कर रहा हूं और मैं आपको ले चलूंगा आपके चहेते प्लेटफॉर्म, आपके पढ़ाई की पंचायत पर, जहां मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर। और आप सब लोग वीडियो पर एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो मैं विश्लेषण कराने वाला हूँ बहुत ही सटीक और सरल भाषा में। और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नए बनेंगे। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं। और इस सीरीज के ये मैं आपको वर्ष 2021 के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे पिछले पेपर में आपके, मैं वहीं से बात कर रहा हूँ आपके, जो कि प्रथम पाली के कुछ क्वेश्चन है। ये वाले फर्स्ट पाली के, यानी कि फर्स्ट मीटिंग में कुछ जीएस जी के क्वेश्चन छूट गए थे वर्ष 2021 के। पहले मैं उन पर चर्चा कर रहा हूं आपके। जैसा कि आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे यहाँ पे, आपके एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है, यानी कि लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। तो आप देखेंगे लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ रहा है आपसे वो, यहाँ पर उसने 4 नाम अलग अलग दिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर। एक नाम दिया है उसने यहाँ पर सिंहला दिया है, एक मलयालम दिया है, एक ग्रेट अंडमानी दिया है, एक तमिल दिया है। आप जानते होंगे जो सिंहला भाषा है ये मूलतः कहां बोली जाती है? श्रीलंका में। कहां बोली जाती है? ये श्रीलंका में बोली जाती है भाषा, मूलतः सिंहली भी कहते हैं इसको, ये लंका में बोली जाती है। मलयालम भाषा मूल रूप से केरल की भाषा है, आप जानते होंगे। लेकिन लक्षद्वीप जो कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, इसको मलयालम, ये लक्षद्वीप में ये भाषा मूल रूप से बोली जाती है, जो कि आपका यूनियन टेरिटरी है। ग्रेट अंडमानी, अंडमान और निकोबार क्षेत्र में बोली जाती है। तमिल आपके तमिलनाडु वाले भाग में बोली जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बताएंगे लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है। एक प्रश्न मैं आपको और बताऊंगा यहाँ पर, जो लक्षद्वीप क्षेत्र है वो किस हाई कोर्ट की अधिकारिता के अंतर्गत आता है। तो आपको जानना चाहिए लक्षद्वीप क्षेत्र जो केरल हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट की अधिकारिता के अंतर्गत ही आता है। और केरल हाई कोर्ट कहां स्थित है? एर्नाकुलम में। आप जानते होंगे केरल हाई कोर्ट कहां स्थित है, आप जानते होंगे वो एर्नाकुलम में स्थित है। यानी केरल का एक शहर है, उसका नाम है एर्नाकुलम, यहीं पर हाई कोर्ट स्थित है। और इसी हाई कोर्ट की अधिकारिता के अंतर्गत जो आपका लक्षद्वीप क्षेत्र है वो आता है, यानी केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत। मैं आपसे बात करूंगा आपसे इसी क्रम में दूसरे प्रश्न पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके 2021 के पैट के एग्जाम में आया था। कुछ हमारे एग्जाम में इस तरह के एग्जाम आते हैं। ओणम, ये पूछ रहा है ओणम उत्सव किस राज्य या यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो ये पूछ रहा है क्या कर्नाटक का या केरल का, तमिलनाडु का, असम का। जो ओणम उत्सव है वो केरल का सांस्कृतिक महोत्सव है। आप जानते होंगे इसे प्रतिवर्ष सितंबर महीने में, कब? इसे प्रतिवर्ष सितंबर महीने, प्रतिवर्ष जो वहां के राजा हैं महाबली, इन महाबली के संदर्भ में इसको मनाया जाता है प्रतिवर्ष। जो केरल में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है, इसका नाम क्या है? ओणम। आप जानते होंगे दक्षिण भारत में कई तरह के भिन्न भिन्न उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे तमिलनाडु में एक उत्सव मनाया जाता है, एक त्योहार भी है, पोंगल उत्सव। तो ये ओणम उत्सव है जो केरल में है, और जो पोंगल है वो तमिलनाडु में। इसके अलावा मैं आपको बात करूंगा आपसे इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है आपके, इनमें से किस स्थान पर अजंता एलोरा, वो पूछ रहा है किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अजंता एलोरा दोनों पूछ रहा है, दोनों गुफाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। क्या ये लखनऊ में या दिल्ली में या औरंगाबाद या महाराष्ट्र बेंगलोर में? ये गुफाएं जानते होंगे औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहां स्थित है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये महाराष्ट्र, यहां पर आप लिख लेंगे इसको, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। तो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, इस अजंता एलोरा गुफा को वर्ष 1983 में, वर्ष 1983 में यूनेस्को ने, ये रहा, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया, यानी ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, उसमें अजंता एलोरा दोनों गुफाओं को शामिल कर लिया गया है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है। यानी अजंता एलोरा गुफाएं कहां स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इस क्रम में जो 2021 में आपके पैट में एक क्वेश्चन अगला आया था, यहीं से बड़ा
है तो आसान सा क्वेश्चन, लेकिन जब नहीं आ रहा है तो वो आसान क्वेश्चन में हमारे लिए टफ हो जाता है। जैसे इनमें से थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं, यहां ध्यान देंगे पुनः, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, वो पूछ रहा है, नियर पूछ रहा है आपसे। क्या वो ग्रह बुध है या चंद्रमा है या मंगल है या पृथ्वी है? तो क्या सही उत्तर कौन सा है? बुध है। कौन सा है? बुध। यानी सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। बुध को मरकरी भी कहते हैं अंग्रेजी में। बुध को क्या कहते हैं? मरकरी भी कहते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। बुध को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। इसके अलावा अगर सूर्य से दूरी क्रम हम बात करते हैं ग्रहों की, तो सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र और उसके बाद पृथ्वी है। कई बार हम लोग ऐसे याद करते हैं आपके, यानी सूर्य के सबसे निकट कौन सा है, तो आप बताएंगे बुध है, उसके बाद कौन सा है, फिर शुक्र है, वीनस, फिर कौन सा? पृथ्वी, यानी कि अर्थ है आपके। तो आप ऐसे हम बढ़ते चले आते हैं। अगर क्वेश्चन आए सूर्य से सबसे दूर कौन है, दूर, तो आप बताएंगे सबसे दूरी का जो ग्रह है वो कौन सा है? वो वरुण है। कौन सा है वो वरुण है, यानी कि नेपच्यून है, अंग्रेजी बोलते हैं नेपच्यून। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं आपके, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, तो बुध है, और सूर्य के सबसे दूर कौन सा है, तो वरुण है। और बुध सूर्य के सबसे नजदीक है और वरुण सबसे दूर है। इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे इस सूर्य से जो लगे वो उपग्रह, जो सूर्य के उपग्रह हैं, उनकी संख्या कितनी है? 8 है इस समय। तो आप बताएंगे बुध के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। और सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? तो वरुण। ये कर लेंगे याद आपके यहां से, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आया यहां से, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या पूछी थी ये वाली। अब वो इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि लोकसभा की सीटें कई बार दाएं बाएं हुई हैं अभी हाल के दिनों में, आप देखते होंगे। लेकिन वो पूछ रहा है भारत के संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा की सीटें कितनी है। तो आपको जानना चाहिए लोकसभा जो संविधान के अनुसार सीटें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ सीटें बनाई गई हैं, वो 530 प्लस 20 और प्लस 2 ऐसे बनाई गई सीटें। यानी ये स्टेट से, राज्यों से इलेक्टेड, ये यूनियन टेरिटरी से, और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति। तो कितनी सीटें हो गई? ये 552 सीटें हो गई, जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। यानी लोकसभा में सीटों की संख्या संविधान के अनुसार कितनी? 552। सही उत्तर क्या है इसका? 552 तो सही है। 530 सीटें राज्यों से, 20 सीटें यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सीट एंग्लो इंडियन समुदाय से। आपको पता है कि वर्ष 2019 में, यहां से वर्ष 2019 में जो आंग्ल भारतीय, कौन सा भारतीय? जो आंग्ल भारतीय को मिलने वाला जो आरक्षण है उसे समाप्त कर दिया गया है। और अब लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी हो गई? अधिकतम 550। यानी कि अभी तक 552 थी, अब हो गई है 550। यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है संविधान के 104वें संशोधन के द्वारा वर्ष 2019 से। यानी लोकसभा में राष्ट्रपति जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को नॉमिनेट करते थे, अब नहीं करेंगे, 2019 से इसको समाप्त कर दिया गया है। इसको देख लेंगे आप लोग यहां से। इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके इस क्रम में, और भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले, ये पूछा आपसे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई पूछ रहा है। इसमें मैं पीछे भी चर्चा कर चुका हूं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई, इस क्रम में पहले एशियाई कौन है? वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, आप जानते हैं। इन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के लिए जो नोबेल मिला, और साहित्य में कौन सी पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। मैं पीछे भी चर्चा कर चुका हूं आपसे, गीतांजलि के लिए, जो कि कविताओं का संग्रह है। ये भारत के पहले नहीं बल्कि एशिया के भी पहले रहे, और भारत के तो पहले हैं ही। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड मिला, सबसे पहले मिला, और ये पहले एशियाई व्यक्ति रहे। आपने जो गीतों की रचना की है, आपके उन गीतों को भारत के अलावा बांग्लादेश में भी राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया गया है। यानी ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लिखी गई काव्य के गीतों को 2 राष्ट्रों ने अपने राष्ट्रगान के तौर पर, नेशनल एंथम के तौर पर अपनाया है। आपका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी भारत और बांग्लादेश ने। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आया है, 2021 का क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन ये है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी पूछ रहा है, पहली नहीं पूछ रहा है। दूसरी महिला कौन है तो आप बताएंगे इस क्रम में। दूसरी महिला है शिरीष बंदाला, ये वाला शिरीष बंदाला दूसरी महिला है। तो आपके मन में आएगा तो पहली कौन है, तो आप जानते होंगे पहली इस क्रम में कौन सी है, वो
कल्पना चावला, क्या नाम है उनका? कल्पना चावला। ये इस क्रम में पहली महिला रही यहां से, यानी भारतीय मूल की पहली कौन है? जो अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री, क्या नाम है उनका? कल्पना चावला नाम है, जो इस क्रम में यहां पहुंची। और दूसरी महिला कौन है आपके? सिरिसा बांदाला। सिरिसा बांदाला जो कि अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री रही, जो कि आपके अंतरिक्ष में गई। ये भारतीय मूल की महिलाएं सिरिसा बांदाला। इसके अलावा मैं आपको और ले जाऊंगा, यहां से आगे लेके जाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी। ये पूछ रहा है आर्टिफिशियल, ये क्वेश्चन आपके यहां से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आधारित पोर्टल सुपेस पूछा है एग्जाम में। सुपेस ये वाला भारत में किस कोर्ट ने अभी हाल ही में शुरू किया है? क्या वो इनमें से कोई ने ऐसे पूछा है, या वो हाई कोर्ट ने, या सर्वोच्च न्यायालय ने, या दिल्ली ने? एक सही उत्तर है एआई पर आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, जो हमारे यहाँ अभी हाल में जिस कोर्ट ने जो अपनाया है, उस पोर्टल का नाम है यहाँ पे आपके, ये पोर्टल है, उसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 124 यानी कि 124 में इसका उल्लेख हुआ है। और सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, इससे बड़ा कोर्ट कोई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है, यानी कि इसे संविधान का आपके चौकीदार भी कह सकते हैं हम आपके, इसको आपके सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की जो आयु है वो 65 वर्ष है। ये अक्सर एग्जाम में हमारे पूछी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष तक आपके कार्य कर सकते हैं, तो आप बताएंगे 65 वर्ष की आयु तक। इस क्रम में मैं आपको अगले पहलू बताऊंगा आपके, जो अभी हमारे यहाँ पर जो वर्ष 2021 की द्वितीय पाली के कुछ क्वेश्चन है आपके, वो मैंने बताए थे फर्स्ट पाली के, फर्स्ट मीटिंग में बताए थे। ये आपके यूपी SSC के कुछ क्वेश्चन है जो द्वितीय पाली के मैंने केवल आज के विश्लेषण में केवल इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसके अगले पार्टों में चर्चा करूंगा आपके दूसरे चरण में, दूसरे वीडियो में आपके। मैंने केवल आपके लिए आज इतिहास के प्रश्न निकाले। आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि जीएस जीके के जो क्वेश्चन है उस क्रम में एक जो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर कितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण है सफलता के लिए पहला मंत्र क्वेश्चन के नेचर को समझना, क्वेश्चन का जो लेवल है उसे समझना, आखिर हमसे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। 25% पेपर आपका हल हो जाता है अगर हमें क्वेश्चन का नेचर समझ में आ जाता है, क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग समझ में आ जाती है। उसके बाद जो क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं पेपर, वो पूछ क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है हमसे, आपके हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हमें मालूम पड़ गई कि हमें है कि नहीं है, ये पूछ रहा है आपके। और हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें पेपर का सिलेबस मालूम होना बहुत जरूरी है। हमें सिलेबस नहीं मालूम है कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भी हम असफलता के निकट माने जाते हैं। इसलिए सिलेबस पर नजर और क्वेश्चन के नेचर पर नजर का होना जरूरी है। इसके बाद नंबर आता है पढ़ाई का, और फिर नंबर आता है घिसाई का, कितनी पढ़ाई कर सकते हैं और हम कितनी घिसाई कर सकते हैं यहाँ पे, और कितना चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। ये सफलता का मूल मंत्र है, पढ़ाई, और पढ़ाई के बाद घिसाई, कितनी घिसाई कर सकते हैं अपने आप को, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए। वर्ष 2021 के दूसरे जो सेकंड मीटिंग है वहां से क्वेश्चन आया आपके, ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, उसने पूछा है साइमन कमीशन, ये पूछ रहा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार भारत आया है। तो ज्यादातर विद्यार्थियों को इसका उत्तर शायद मालूम हो, लेकिन अधिकांश सीधी सी बात है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया है। इसका उत्तर लगभग बच्चे जानते होंगे, फरवरी मार्च के महीने में साइमन कमीशन भारत आया। और साइमन कमीशन में कितने लोग थे? कुल 7 सदस्य थे, और सातों का सातों 7 मेंबर गोरे अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध भी हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों की व्यवस्था के लिए आया था, इसलिए इसका बड़ा विरोध हुआ। लेकिन आपको नहीं मालूम, टेढ़ी बात है कि साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। आपको जानना चाहिए साइमन कमीशन ने 2 बार भारत की यात्रा की, एक बार फरवरी, यहाँ पे फरवरी मार्च के महीने में यात्रा की साइमन कमीशन ने वर्ष 1928 में, और दोबारा उसने अक्टूबर 1928 में दूसरी बार भारत की यात्रा की साइमन कमीशन ने। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसकी रिपोर्ट को, इसने अपनी रिपोर्ट मई 1929 में, यहां पर आपने अपनी रिपोर्ट है जो ये मई 1929 में दी है, मई 1930 में, थोड़ा सही कर लेंगे इसको, मई 1930 में आपने अपनी रिपोर्ट दी है, ये मई 1930 में, यानी कि मई 1930 में आपने अपनी रिपोर्ट दी है। और आपकी रिपोर्ट को तब जाके पब्लिक किया गया ब्रिटेन की संसद द्वारा। यानी आप बताएंगे साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया? 2 बार भारत आया, एक फरवरी मार्च 1928 में, दूसरी बार अक्टूबर 1928 में भारत आया।
और साइमन कमीशन का बड़ा विरोध हुआ। आप जानते होंगे इसी साइमन कमीशन के दौरान, विरोध के दौरान जब ये लाहौर पहुंचा, यानी पंजाब पहुंचा, तो लाला लाजपत राय ने बड़ा प्रबल विरोध किया था, और जबकि जहां पहुंचा वही विरोध हुआ, और लाला लाजपत राय की इसी साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज होने से मृत्यु हो गई थी। बाद में उस घटना का बदला हमारे क्रांतिकारी युवाओं ने लिया। इस पर चर्चा मैं आपसे बाद में करूंगा। ये पहला क्वेश्चन है। तो साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। यहां से इस क्रम में मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। ये रहा, इनमें से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ, जो हमारे यहाँ खिलाफत आंदोलन आप जानते होंगे, वर्ष 1919 में जो हमारा खिलाफत आंदोलन आया है आपके, उस खिलाफत आंदोलन के दौरान जो विरोध की ज्वाला है, जो विरोध का स्वर है, वो किसने मुखर किया गांधी जी खिलाफ? खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी खिलाफत आंदोलन से इसलिए भी जुड़े थे उस समय क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम को एक साथ जोड़ करके मुस्लिम समुदाय के लोगों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करके राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करना चाहते थे। तो गांधी जी खिलाफत आंदोलन से जुड़े, लेकिन उनका प्रबल विरोध जो उस समय हुआ था, वो विरोध करने वाले कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने गांधी जी का उस समय प्रबल विरोध किया। उनका मानना था कि गांधी जी मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ जुड़ करके उनकी भावनाओं को ठग रहे हैं, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा मानना था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी का उस समय प्रबल विरोध किया। और बाकी फजलुल हक, ये बड़े नेता हैं, कहां के? ये बंगाल के बड़े नेता थे आपके। इनके बारे में आगे चर्चा करूंगा आपसे। और खान अब्दुल गफ्फार खान को हमारे यहाँ सीमांत गांधी, क्या कहते हैं? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आपको अंग्रेजी में फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। और ये वही अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, जो कि देश के पहले शिक्षा मंत्री। कौन है ये देश के पहले शिक्षा मंत्री बने, यानी कि आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। क्या नाम है? मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये 3-4 बातें बता दी मैंने। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है इन्हें, और इन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपिता भी कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को वहां पर पाकिस्तान में, क्योंकि आपके कारनामों के चलते ही पाकिस्तान जो देश बना वो आपके कारनामों के चलते बने। तीसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक तौर पर ये पूर्ण स्वराज, ये क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? तो आप देखेंगे क्या वो बंबई में करी है, क्या वो लाहौर में करी है, कराची या लखनऊ में? इसका सही उत्तर है लाहौर में। क्या सही उत्तर है इसका? लाहौर में वर्ष 1929 में। ये इसकी अध्यक्षता पंडित JL नेहरू के द्वारा की गई। ये यहां पर ये वही अवसर है जब कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग का लक्ष्य रखा कि पूर्ण स्वराज से कम हमें अब कुछ नहीं चाहिए। अब आप पूर्ण स्वराज नहीं देंगे तो हम अब रुकने वाले नहीं हैं। और यहीं पर इसी सम्मेलन के दौरान कांग्रेस ने एक और सम्मेलन लिया कि हम एक और निर्णय लिया, एक और संकल्प लिया कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के तौर पर आंशिक तौर पर मनाएंगे। और देश ने पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया भी। और ये उसी दिन संकल्प लिया कि प्रतिवर्ष आंशिक तौर पर हम लोग 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के तौर पर मनाएंगे आपके, ये संकल्प लिया गया। और ये सम्मेलन जो हुआ है वो रावी नदी के तट पर स्थित है लाहौर। यहीं पर झंडारोहण हुआ आपके, ये पंडित नेहरू के नेतृत्व में। यानी पूर्ण स्वराज की मांग कहां की गई है? वर्ष 1929 में लाहौर में। एक क्वेश्चन और आया मॉडर्न हिस्ट्री से, यहीं पर आपके, ये वर्ष 2021 के सेकंड पाली में आने वाले प्रश्न है, जहां मैं चर्चा करा रहा हूं आप लोगों से। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में, वो काकोरी पूछ रहा है यहाँ पर कि काकोरी षड्यंत्र केस में कौन सा कौन सा जो क्रांतिकारी संगठन, वो जो क्रांतिकारी नाम नहीं पूछा है, वो जो क्रांतिकारी संगठन का नाम पूछा है। क्या कह रहा है वो? क्या वो गदर पार्टी है, क्या वो अनुशीलन समिति है, क्या अभिनव भारत समाज है, या फिर वो पूछ रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन, जैसे HRA भी कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो आप जानते होंगे काकोरी कांड कब हुआ है? काकोरी कांड आखिर हुआ कब है? तो आप जानते होंगे 9 अगस्त 1925 को, ये रहा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ है। और जो HRA की स्थापना वो 1924 में हुई है, आप जानते होंगे। इसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा किया गया। काकोरी कांड के दौरान 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन ट्रेन जो लखनऊ से और जो आपके सहारनपुर के मध्य चलती है, इस ट्रेन को लूटा गया काकोरी नामक स्थान पर। ये काकोरी लखनऊ में स्थित एक छोटा सा स्टेशन है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और आपके जो अशफाकुल्ला खान,
जो कि मुस्लिम थे, और इसी कांड के दौरान इन चारों को फांसी दी गई थी। आप जानते होंगे आपके सचिंद्र नाथ सान्याल भी शामिल थे, उन्हें आजीवन कारावास हुआ सचिंद्र नाथ सान्याल को, और इन चारों को राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह लाहिड़ी, रोशन सिंह और आपके राम प्रसाद आपका अशफाक उल्ला खान, पहला मुस्लिम था जो फांसी के फंदे पर झूला, उसका नाम है अशफाक उल्ला खान। क्या नाम है? अशफाक उल्ला खान, नाम बता रहा हूं मैं आपको बार बार। और ये घटना है आपके 1925 की। इस क्रम में एक क्वेश्चन और आया आपके एग्जाम में, बाकी मैं इस पर चर्चा कर देता हूं गदर पार्टी पर, बाकी मैं चर्चा आगे अन्य पेपर में करूंगा आपसे। ये लाला जो हरदयाल है, लाला, इसको थोड़ा लिख लेंगे यहाँ पर क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया। लाला जो हरदयाल है, कौन है वो जो हरदयाल है वो गदर पार्टी के संस्थापक रहे, और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में, वर्ष 1913 में हुई है। और जो अभिनव भारत है इसका संबंध किससे है? विनायक दामोदर सावरकर से। और जो अनुशीलन समिति है बंगाल की एक बड़ी समिति रही। ये मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट में जब मैं आऊंगा तो बारी बारी से सारे प्रश्नों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं इस सीरीज को हल करवा रहा हूं आपको, इसको देख लेंगे आप लोग। इस क्रम में एक क्वेश्चन और आया आपके एग्जाम में, ये रहा, सही मिलान करना आपको। कह रहा है वो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने करी है? तो आप जानते होंगे INA की स्थापना किसने करी है? सुभाष चंद्र बोस ने करी है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने ऊपर बताया मैंने। मित्र मेला किसकी है? मित्र मेला VD सावरकर की है। यही मित्र मेला बाद में अभिनव भारत के नाम से जानी जाएगी, बाद में आपके 1904 में। यही मित्र मेला जो 1899 में, क्या नाम है इसका? मित्र मेला। और यही संस्था 1904 में क्या बन जाएगी? अभिनव भारत नाम से जानी जाएगी, VD सावरकर के लिए। और जो होम रूल लीग है ये एनी बेसेंट की है, तो इन्हें आप मिला दीजिए, पूछा मिलाने के लिए। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, यानी कि A का 2 है, यानी कि A का 2 है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। और B का, या मिला लीजिए इसको, A का 2 है और B का 1 है। A का 2 है और B का 1 है, मिला लीजिए आपके। और C का 3 है, C का 3 है और D का 4 है, ये वाला, यानी कि B वाला आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये संस्थाएं आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी आप इन्हें मिला पाओगे, नहीं से याद करोगे तो आप इन्हें मिला नहीं पाओगे। मैं आपके लिए थोड़ा सा मैंने अपने हाथ से लिखा है इसको, अगले पेपरों को मैं PDF सीरीज में टाइप से बनवा रहा हूं, इसकी कंप्यूटर टाइपिंग करवा रहा हूं, और एक बार में 50 क्वेश्चन हल करवाऊंगा मैं आपसे। उन 50 क्वेश्चनों के एक बार होने से आपके लिए एक रिदम बनेगा। जो मॉक टेस्ट तैयार करवा रहा हूं पैट के, वो मॉक टेस्ट मेरे द्वारा खुद तैयार किए गए, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। जो पैट का एग्जाम आप देने वाले हैं, 50 क्वेश्चन की मैंने अपनी सीरीज तैयार करवाई है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, भर भर के लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन ये तो पुराने हैं, इनके साथ साथ जो विश्लेषण करा रहा हूं मैं, वो विश्लेषण आपके लिए बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा ये विश्लेषण आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको सफलता के निकट ले जाएगा, बल्कि रैंक दिलाने में आपकी मदद करेगा। यहां से इस क्रम में मैं आपको इतिहास के एक अन्य क्वेश्चन पर और चर्चा करूंगा आपके यहीं से, वो भी आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन ये है आपके यहाँ से, इसी पार्ट से मॉडर्न हिस्ट्री का ये उससे एंशिएंट हिस्ट्री जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है ये वाला, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका। आप जानते हो इंडिका बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसका राइटर आप सब लोग जानते हैं, ज्यादातर जानते होंगे, वो मेगास्थनीज है, जो कि यूनानी राजदूत है। तो मेगास्थनी किसका राजदूत है? मेगास्थनी राजदूत किसका है? सेल्यूकस निकेटर का, जो कि यूनानी शासक है। किसका है? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। कौन? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, आप जानते होंगे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहा, मैं सीजेम कहता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था, तब मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में अपना विवरण दिया है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में काफी लंबे समय तक रहा, आप जानते होंगे। इसने भारतीय समाज पर एक बड़ा विस्तृत विवरण दिया है, और इसमें बताया है भारतीय समाज तत्कालीन 7 वर्गों में, 7 क्लास में बटा हुआ था। इसने कहा भारत में दास प्रथा भी विद्यमान नहीं है, और ये वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी नहीं करता। कहता है उनके कार्यों के आधार पर समाज का वर्गीकरण करता है। कहता है भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है? 7 वर्गों में बटा हुआ है। ये इंडिका के बारे में आपके फाहियान आप जानते हैं, फाहियान किसके जमाने में आया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त वंश का महानतम शासक है। गुप्त वंश का क्या नाम है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसको बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। वेनसांग हर्षवर्धन के समय का, हर्षवर्धन के शासन काल में आया, जो कि एक चीनी यात्री है। फाहियान भी चीनी यात्री है, वेनसांग भी चीनी यात्री है, और मेगास्थनीज यूनानी राजदूत है। कहां का राजदूत है? यूनानी राजदूत है। लेकिन ये दोनों कहां के? ये दोनों के दोनों चीनी यात्री हैं। ये वाले लेके अंदर क्या है? फाहियान
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में आया, लेकिन वेदसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ये दोनों में अंतर है, ये दोनों ही चीनी यात्री हैं, जबकि मेगास्थनी कहाँ का है, ग्रीक का यात्री है, यूनान का यात्री है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा आपके अगले प्रश्न पर। ये मैंने आपके इतिहास के पन्नों से निकाला है, क्योंकि मैं इतिहास के पन्नों को एक तरफ करना चाहता हूं ताकि आपको विश्लेषण को समझाने में आसानी हो सके। अगले विश्लेषण में आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमी क्वेश्चन कराऊंगा, और अपने अगले वीडियो में आपको जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए और स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन आए उनका विश्लेषण करूंगा, ताकि मैं आसानी से बता सकूं कि कितने क्वेश्चन जीएस से जीके से आए और कितने क्वेश्चन हमारे स्ट्रैटेजी जीके से आए और करंट अफेयर से आए, ताकि जो हम लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं पैट की सफलता के लिए, उनको आराम से छोटे छोटे ब्लॉक में बांट सके, और उन ब्लॉक में बांट करके अपने लिए ऐसी रणनीति बनाए, ठोस रणनीति, ताकि हम एक ऐसी रैंक बनाए पैट में, ताकि ऊपर से देखा जाए ना कि नीचे से। इसलिए रणनीति का हमारा हिस्सा है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी, वो धन्वंतरी पूछ रहा है कि धन्वंतरी किसके समय के इतिहासकार है, कौन है ये भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन है? तो पूछ रहा क्या ये चंद्र मौर्य के सेनापति हैं, क्या चंद्र विक्रमादित्य के सभा को? ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार, टफ नहीं है, क्योंकि ये एक चिकित्सक हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे, कौन थे? जो नवरत्न हैं उनके, उन नवरत्नों में से धन्वंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके समय में कालिदास हुए, महाकवि कालिदास, इनके जमाने में अमर सिंह हुए, इनके जमाने में वराह मिहिर हुए, आर्यभट्ट भी समकालीन, भले नवरत्नों में शामिल नहीं है आर्यभट्ट, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में नवरत्नों में आर्यभट्ट शामिल नहीं है। ज्यादातर बच्चे आर्यभट्ट को नवरत्नों में शामिल कर देते हैं। हाँ, समकालिक हैं, उस दौरान थे, लेकिन वो नवरत्नों में शामिल नहीं थे। आर्यभट्ट की बड़ी किताब है आपके, वो नक्षत्र शास्त्री भी हैं, गणितज्ञ भी हैं, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं आपके। उनकी किताब का नाम आर्यभट्टियम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नवरत्नों में शामिल नहीं थे। वराह मिहिर शामिल है, कालिदास शामिल है, आप जानते होंगे इनके बारे में। और मैंने बताया भी है कि ये धन्वंतरी शामिल है, जो कि चिकित्सक हैं, इनको आप याद कर लेंगे यहाँ से। और इस क्रम में जो आपका अगला क्वेश्चन आया हिस्ट्री से, इस सेकंड मीटिंग में पैट वाले पेपर में, जो 2021 का पेपर आपके, वो यहां से आया है। मैंने आपको कल युद्धों के बारे में एक पढ़ाया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट युद्धों पर सीरीज भेजी है, उन युद्धों को रट लेना, देख लेंगे सामने कि युद्धों से क्वेश्चन आया है, और मैंने जो सीरीज बनाई है आपके लिए इतिहास के पन्नों से, उस सीरीज को रट लेना। एक क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है आपको कि कैसे उन्हीं पन्नों से, इतिहास के पन्नों से ये क्वेश्चन सामने आपके लिए साझा हुआ है, इसलिए उनको रट लेंगे। चाहे ऊपर से पूछ ले, चाहे नीचे से पूछ ले, किसके मध्य हुआ है, किस वर्ष हुआ है, क्यों हुआ है, मैंने बताया है। यद्यपि इतिहास के पन्नों पर मैं आगे भी चर्चा करने वाला हूं। यहां से सिराजदौला से पूछ रहा है, सिराजदौला जो अंग्रेजों से पराजित हुआ, उसका संबंध किससे? तो आप बताएंगे सिराजदौला कौन सा है? वो प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून में लिखा है आपको, और 23 जून 1757 को लड़ा गया ये प्लासी का युद्ध। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एकदम क्वेश्चन आता है। ये यहाँ पर प्लासी लड़ा गया, तो ये वहां पर कौन सी वहां नदी थी? तो भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। इसको रट लेना थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिराज की पराजय हुई, इसके साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत में पड़ी। मैं अपने अगले विश्लेषण में आपको प्लासी और बक्सर का वो जाल बताऊंगा आपको, जिस जाल में न सिर्फ बंगाल फंसा, बल्कि भारत भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ गया। वो प्लासी और बक्सर में ऐसा क्या हुआ, जिस मकड़ जाल में बंगाल तो फंसा ही, उस मकड़ जाल से भारत भी अपने आप को बचा नहीं पाया। और ये प्लासी और बक्सर भारत की गुलामी के दो बड़े पर्याय बन गए, दो बड़े कारण बन गए। अब क्या उनमें ऐसा हुआ, इस पर मैं अपने अगले वीडियो में आपके लिए बहुत शीघ्र ही एक अगला विश्लेषण लेकर आ रहा हूं। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। इसको मैं बार बार कह रहा हूं, इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके, ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। इसलिए बार बार कह रहा हूं, इनको आप रटेंगे घटनाओं को। बक्सर का युद्ध है, वो कब लड़ा गया है? वो आपके बक्सर का युद्ध आपके 1764 को हुआ है यहाँ पर। और जो वांडीवास का युद्ध है वो 1760 को लड़ा गया है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये दो युद्ध आपके। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी सेकंड पाली में और आया है, वो क्वेश्चन यहां से है। इन क्रम में कौन कौन यात्री पहले आया, बाद में आया, ये बताना आपको। किस क्रम में आए आपके, यानी पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, क्रम बताना है। क्रम बताना है आपको। ये है तो आसान क्वेश्चन, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए बहुत टफ है। क्रम बताना है आपको यहाँ से। तो पहले कौन आया आपके यहाँ पर? क्या फाहियान आया है, क्या वेनसांग आया है? तो आपके यहाँ फाहियान
सबसे पहले आया है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। तो पहले क्या आएगा आप यहाँ पर, पहले आपको 2 आएगा, लेकिन 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 जगह पर। इसके बाद कौन आएगा, वेनसांग यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो क्या 2 3 यानी 2 3 कहां दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ दिखाई दे रहा है। तामस रो कब आएगा, जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर का शासनकाल है वो अकबर की मृत्यु के बाद है, यानी कि अकबर की मृत्यु कब हुई है, अकबर की मृत्यु 1605 में हुई, 17वीं शताब्दी। तो तामस रो आएगा, तो हम बता देंगे पहले कौन आएगा, 2 यानी कि 2 3 1 यानी 2 3 1 ये उत्तर हो जाएगा इसका। ये हमें तब मालूम पड़ी क्योंकि तामस रो जहांगीर के शासनकाल में आया, भाईयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया, और वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ये हर्षवर्धन का शासनकाल हमारे यहाँ 7वीं शताब्दी में आरंभ होता है, 606 से लेकर के 647 तक, यानी 41 ईयर्स तक उसने हर्षवर्धन ने शासन किया है, और लगभग 40 साल तक आपके शासन किया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, जो कि भारत के महानतम शासनकाल है। और गुप्त वंश में स्वर्णकाल यदि किसी का रहा है, और प्राचीन भारत का पहला स्वर्णकाल यदि माना जाता है तो वो गुप्तों का ही माना जाता है। और गुप्तों में किसका रहा है तो बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत पहुंचे, ये फाहियान चीनी यात्री है। तामस रो जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा, जो कि एक ब्रिटिश यात्री था, और आपके अंग्रेज यात्री जो भारत पहुंचा है, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थॉमस रो के निवेदन पर ही भारत में जो कंपनियों का, जो आपके ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई है, वो थॉमस रो की रिक्वेस्ट पर ही हुई है, अंग्रेजों कारखाना खुला है। इसमें मैं आगे चर्चा करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री में थॉमस रो के ऊपर और इन सब के ऊपर। ये क्वेश्चन आया हड़प्पा, ये पूछा है हड़प नीति, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, कौन सी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मैं लिखा यहाँ पर डॉक्ट्रिन, अंग्रेजी बोलते हैं इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये बोलते हैं इसको यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, यानी कि हड़प नीति। इसी का एक नाम और है विलय की नीति, क्या बोलते हैं, विलय की नीति, ये नाम और है इसका। इसको आप लोग यहां से अंडरलाइन करेंगे, इसको दोनों बातों को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ जाए या विलय की नीति आ जाए या हड़प नीति आ जाए, ये सारी नीति किसकी है, लॉर्ड डलहौजी। किसकी, लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी का जो भारत के क्रम में अंग्रेजों के लिए जो विस्तारवादी नीति अपनाई है लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा समझाने के लिए, 1848 से लेकर के 1856 तक यहां रहा है। 8 वर्ष के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने जो लूट की नीति, जो हड़प की नीति, जो चालाकी की नीति जो अपनाई, उस नीति के चलते ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकाधिक विस्तार किया। और आपके लिए जो प्रमुख क्वेश्चन यहां आने वाला है उसको कर देंगे आप यहां से, कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के चलते हड़पा गया पहला राज्य कौन सा यहां पर, तो वो राज्य कौन सा, सतारा। कौन सा है वो, सतारा राज्य, यानी कि 1848 में। यानी कि डलहौजी जब आया तो डलहौजी ने आते ही सबसे पहले किस राज्य को हड़पा है, तो आप बताएंगे सतारा को हड़पा है। सतारा कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। 1848 में सबसे पहले हड़पा गया राज्य कौन सा है, वो सतारा है। इस क्रम में इसने सतारा के अलावा जैतपुर को, बघाट को, आपका उदयपुर को, इसके अलावा झांसी को, नागपुर को, करौली को, इन सब राज्यों को हड़पा है। तो आप पहला राज्य कर लेंगे, पहला जो राज्य हड़पा है वो सतारा है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुशासन के आधार पर, क्या के आधार पर, कुशासन के आधार पर इसने जो राज्य हड़पा है आपके 1856 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस राज्य का नाम है अवध। ये क्वेश्चन बैड गवर्नेंस के आधार पर, यानी आपके यहाँ शासन अच्छा नहीं है, उस समय अवध के नवाब कौन थे, अवध माने यूपी, अवध माने यूपी। अवध के नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह। कौन है वो, नवाब वाजिद अली शाह हैं, और वो अवध के अंतिम नवाब थे। लेकिन क्या आरोप लगाया, उसने आरोप लगाया कि आपके यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, आपके यहाँ कुशासन व्याप्त है। इस आधार पर इसने अवध को हड़प लिया। जाते जाते अवध को जो सोने की चिड़िया थी, इसको ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना दिया। ये डलहौजी की हड़प नीति का हिस्सा है। डलहौजी में आगे चर्चा करूंगा। लॉर्ड वेलेस्ली भी कम नहीं है, इसकी एक नीति थी आपका लॉर्ड वेलेस्ली की, उसका नाम है सहायक संधि। उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे, सहायक संधि क्या होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विस्तार क्या होती है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, मैं यही चर्चा करूंगा आप लोगों से। अगले वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा। आप लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे, अपने आप को प्रिपेयर रहेंगे, हर पल आपको तैयार रखिए अपने आप को, और आपके भले की, आपके कल्याण की कामना करते हुए आज मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। आप लोग कल फिर मेरी मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं आपके
और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और इस पर कमेंट भर भर कर कीजिए, जितने कमेंट आप करेंगे उतना ही इस पर लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इसका लाभ अन्य बच्चों को भी मिलेगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक क्वेश्चन आपके लिए और एग्जाम में आएगा, आपके यहाँ से आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में, मैंने यहाँ चर्चा की है क्वेश्चनों पर। इसकी जो अगली सीरीज है वो मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं क्वेश्चनों पर लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अभी 21 अक्टूबर आ रहा है, अभी चल रहा अगस्त का महीना, 21 अक्टूबर अभी 2023 को एक बड़ा घटनाक्रम आने वाला है। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आई, जो आपकी आजाद हिंद फौज है, जो पहली हमारे यहाँ सरकार बनी है आपके सिंगापुर में स्थापना की है, उसके 80 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो सुभाष चंद्र बोस से, आजाद हिंद फौज से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आप लोगों से कि अभी कौन सी सरकार है जिसके 21 अक्टूबर आपके 2023 में 80 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो आपका उत्तर होगा INA, इंडियन नेशनल आर्मी, यानी आजाद हिंद फौज की स्थापना के 80 वर्ष पूरे होने वाले हैं। कब? 21 अक्टूबर 2023 को, क्योंकि 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। वो हमारे यहाँ बनने वाली बहुत महत्वपूर्ण सरकार थी, बल्कि हमें यहाँ पहली सरकार का दर्जा मिला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट आपके। यद्यपि देश में जो पहली सरकार बनी है वो आपके काबुल में बनी राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में, पर उसमें चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी हाल ही में आजाद हिंद सरकार के 80 वर्ष पूरे होने वाले 21 अक्टूबर 1943 को बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आप याद कर सकें। 21 अक्टूबर 2023 को इस आजाद हिंद सरकार के 80 वर्ष पूरे होने वाले, फिर कह रहा हूं 21 अक्टूबर 2023 को। इसको आप लोग अपना ध्यान रखिए। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। आपके लिए पैट की नई सीरीज लेकर आ रहा हूं, करंट अफेयर्स पर कार्य कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तब तक खुश रहिए। आप सबको प्रणाम, नमस्कार।